हेलो स्टूडेंट्स, महावीर पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली भूगोल की वीडियो में महासागरों की धाराओं के बारे में बात की थी। हमने हिंद महासागर की सारी धाराएं पहले वीडियो में कवर की थी और अटलांटिक महासागर की सारी धाराएं सेकेंड वीडियो में कवर की थी। आज के इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की सारी धाराओं को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा था, जो विषमत रेखा से निकलने वाली धाराएं हैं उसको हम लोग विषमत रेखीय जलधारा कहते हैं। तो जो उत्तर की दिशा में निकलती है उसको हम लोग नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम, उत्तरीय विषमत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण में निकलती है उसको दक्षिणीय विषमत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आइए अब हम इसको मैप पे प्लॉट करके देखते हैं, पर एक बार सबका नाम देख लेते हैं। यहाँ पे यह नोट्स आप कहीं ना कहीं उतार लीजिए अभी फिलहाल के लिए, बाद में ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इसका पीडीएफ अटैच्ड है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पढ़ाई के यूज़ के लिए उसको कर सकते हैं। ठीक, इसमें हर धाराओं का नाम है और उसके साथ साथ वह गर्म है या ठंडी जलधारा है ये भी दिया हुआ है। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। ठीक, तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, एंटार्क्टिक की जलधारा, सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रवाह, स्ट्रीम मतलब जलधारा और ड्रिफ्ट मतलब प्रवाह। तो आइए ये सारी जलधाराओं को हम अपने मैप में प्लॉट करके देखते हैं। ठीक, आइए मैप हमारा ये रहा। ठीक, ये हमारा पिछला मैप है। ठीक, जहां पे अभी तक हम कर रहे थे, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, आप देख पाइए। देखिए, अभी तक इंडियन ओशन जो था हमारा वो सारा एक जगह पे था। ठीक, ये आपका इंडियन ओशन है, ये सारा इंडियन ओशन एक जगह पे था। ठीक, आपका आर्टिक ओशन, ठीक, सॉरी अटलांटिक ओशन, ये सारा अटलांटिक ओशन एक जगह पर है। पर पैसिफिक के साथ ऐसा नहीं है। पैसिफिक देखिए, अगर आप इस नक्शे में देखेंगे तो पैसिफिक इधर भी है और पैसिफिक इधर भी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इस मैप पे काम करने में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया गोल होती है। तो इस छोर को अगर हम इस छोर से आपस में ऐसे जोड़ें तो ये दोनों तो एक ही हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए आप, अगर आपको सुविधा पे चाहिए तो हम इसका एक अलग जो पैसिफिक ओशन का स्पेसिफिक मैप है उसको भी डाउनलोड करके आपको उस पर भी दिखा देंगे सब करके, पर इस पे भी दोनों पे देखते चलेंगे साथ साथ में। ठीक, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये सब पहले हटा देते हैं, बाकी चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, ये पुरानी सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। बस हमें ये दो चीज़ याद रखनी है कि जो भी ठंडे पानी की जलधारा होगी उसको हम लोग नीले से करेंगे और जो गर्म पानी की जलधारा होगी उसको रेड से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इक्वेटर बनाते हैं। ठीक, ओके, इक्वेटर हम लोग हमेशा ग्रीन से बना लेते हैं, क्योंकि ग्रीन से हम कुछ भी डिनोट नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा इक्वेटर चला गया। ठीक, इक्वेटर जाने के बाद सबसे पहली क्या होती है, विषमत रेखीय जलधारा। विषमत रेखीय जलधारा कैसी होती है, गर्म या ठंडी? ठंडी होती है, सॉरी गर्म होती है, गर्म जलधारा है। ठीक, इक्वेटर से निकलने वाली सभी स्ट्रीम हॉट स्ट्रीम होंगी। ठीक, तो विषमत रेखा से जो जलधारा निकली उसका क्या नाम हो गया, जो नीचे चली गई। अब आप ये देखिए, जो यहां से यहां की तरफ जा रही है वो वापस घूम के यहां से यहां निकल रही है। ठीक, ये बात पे क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दुनिया गोल है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही आपस में कंटिन्यूएशन में है, उसी की सीध में है। तो यहाँ से जो जलधारा निकली, ठीक, वो यहाँ पे आके मिल गई। इसका क्या हो गया, ये हो गई दक्षिणीय विषमत रेखीय जलधारा, क्योंकि ये दक्षिण में है, इक्वेटर के नीचे है, तो दक्षिणीय विषमत रेखीय जलधारा। ठीक, आपके उसमें आपका जो मटीरियल है, आपका जो नोट्स है, नोट्स में आप देखेंगे तो 25 नंबर पे लिखा हुआ है सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम। तो ये हो गई 25 नंबर की जलधारा। और ऊपर से जो चली गई वो, ठीक, उसको क्या कहेंगे हम, उत्तरीय विषमत रेखीय जलधारा, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम। आपके नोट्स पे 24 नंबर पे है, अरे सॉरी 22 नंबर पे है, और ये 23 नंबर पे है। ठीक, 22 और 23 नंबर पे है। और ठीक है, रुकिए मिटार के मैं नया ही कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक, यह 22 नंबर पे है और नीचे वाला 23 नंबर पे है, और यही जलधारा यहाँ से यहाँ भी निकली है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अब इधर देख लीजिए आप लोग। ठीक, यह क्या आई, दक्षिणीय विषमत रेखीय जलधारा कहाँ से टकराई, ऑस्ट्रेलिया से टकराई। ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से पे टकराई, पूर्वी हिस्से पे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे टकराई। ठीक,
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे टकराई तो क्या हुआ, यहां से ये डाइवर्ट हो गई और ये नीचे की तरफ चलने लग गई। अब इस जलधारा को हम क्या बोलेंगे, पूर्वीय ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक, पूर्वीय ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम, इसको ये 24 नंबर पे है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक, ये हो गई। ये जो आई थी ये कौन सी थी, दक्षिणीय विषमत रेखी जलधारा 23 नंबर पे, जो वहां से चली और यहां तक आई। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, यहां तक आके टकराई। ये चीज अगर आपको क्लियर हो रही तो आगे सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, नीचे क्या है, नीचे एंटार्क्टिका है, यहां से क्या आएगी, एक ठंडी जलधारा आएगी। ठीक, एक ठंडी जलधारा आएगी, इसका क्या नाम होगा, एंटार्क्टिका की जलधारा। एंटार्क्टिका की जलधारा आपके नोट्स में कितने पे है, 25 नंबर पे है। ठीक, तो ये एंटार्क्टिका की ठंडी जलधारा आ गई। अब आपको पता है कि जब जो दो, एक ठंडी और एक गर्म जलधारा आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, पहली बात तो जलधाराओं का जो ज्यादा पावरफुल होती है वो अपनी तरफ दूसरी जलधारा को बहा ले जाती है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा धुंध, फॉग होता है। तो यह जो एरिया है यहाँ पे न्यूजीलैंड के आसपास, ठीक, यह बहुत फॉग वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा होता है वहाँ क्या होता है, वह मत्स्य पालन, मछली फंसाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो जलधाराएं मिलती हैं। एक जगह और हुआ है जहाँ पे दो गर्म और ठंडी मिली हैं, पीछे हम देखेंगे, हमने एंटार्क्टिका में अटलांटिक में देखा था, यहाँ से ठंडी लेब्राडोर की जलधारा आई थी, यहाँ से गर्म आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आई थी, और ये जो एरिया था यह बहुत कोहरे वाला एरिया था, यहाँ बहुत धुंध और कोहरा होता था। जहाँ कोहरा ज़्यादा होगा वह मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाएगी। आपने टाइटैनिक जहाज का नाम सुना होगा। टाइटैनिक जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा था, टाइटैनिक जहाज लंदन, इंग्लैंड से यूएस जा रहा था, और कहाँ डूबा था, ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, और इसी के बीच में धुंध की वजह से वह बड़े बर्फीले पहाड़ से टकरा गया, बड़े बर्फीले एक पत्थर से, एक जिसको हम कहते हैं आइसबर्ग से टकरा के वह जहाज डूब गया। क्यों डूब गया, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा यहाँ पे आके मिली और धुंध का निर्माण किया। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। ये हो गया। अब यहां से क्या हुआ, यहां से ठंडी और गर्म मिली, पर ठंडी और गर्म मिलके एंटार्क्टिक की जलधारा बहुत ठंडी थी, ये इतनी गर्म नहीं थी ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तो यहां से अब जलधारा ठंडी हो गई। ठीक, जलधारा ठंडी होके कहां से कहां निकल गई, इस पार वापस आ गई, यहां से यहां निकल गई। अब इसका नाम हम क्या देंगे, क्योंकि ये प्रशांत महासागर में है, वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक, तो ये हो गई सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। ठीक, सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये 26 नंबर पे है आपके नोट्स में। ये यहां से आके इधर यहां से टकरा गई साउथ अमेरिका से। ठीक, ये जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है इससे टकराती है, और यहां से फिर से इसका रास्ता बदल जाता है और ये इधर के तरफ हो जाती है। इधर आप ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पेरू है, पेरू, तो इसको क्या नाम दिया गया, पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा 27 नंबर पे है आपके नोट्स पे। ठीक, तो ये हो गई पेरू की जलधारा। पेरू की, अब आपको पता है कि जब कोई ठंडे पानी की जलधारा किसी कॉन्टिनेंट से टकराती है तो क्या बनाती है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, एक डेजर्ट बनाती है, मरुस्थल बनाती है। तो यहाँ पे जब साउथ अमेरिका से सदर्न ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, दक्षिणीय प्रशांत प्रवाह आके टकराया जो कि ठंडे पानी की जलधारा है, तो कौन सा मरुस्थल बना, आटाकामा का डेजर्ट फॉर्म किया, आटाकामा का मरुस्थल। ठीक, यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है कि हर एक कॉन्टिनेंट के बाएं, मतलब पश्चिमी हिस्से पे मरुस्थल क्यों है, हर एक महाद्वीप के पश्चिमी तट पे मरुस्थल क्यों है। यहाँ पे देखिए, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तल पे आटाकामा। ठीक, आगे आइए, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे क्या है, नामीबिया का डेजर्ट है, कालाहारी का डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया जिसको सैंडी डेजर्ट्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया खुद अपने आप में आधा से ज़्यादा डेजर्ट है। हाँ,
उसके बाद अफ्रीका, सहारा डेजर्ट है, सब मोस्टली हर जगह के पश्चिमी तट पे यहाँ भी डेजर्ट है, एंडीज का है, और मतलब ये भी एरिया आपका डेजर्टेड एरिया है, ठीक। तो हर महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पे मरुस्थल क्यों है, तो इसका कारण आपको अब पता है, ठंडी जलधाराओं के कारण, ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ पे पेरू की जलधारा के बाद आपका सदर्न पैसिफिक, दक्षिणीय प्रशांत महासागर की सारी जलधाराएं खत्म हो गई, ठीक। अब हम उत्तरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर से गर्म पानी की जलधारा, ऊपर से जाने वाला ये क्या है, नॉर्दर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम, उत्तरीय विषुवत रेखी जलधारा। अब आपको पता है कि जो चीज़ यहाँ से जाएगी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि दुनिया गोल है। जब ये यहाँ पहुँचती है तो यहाँ जापान के आइलैंड से टकराती है, तो यहाँ फिर से जैसे हमारे यहाँ मेडागास्कर में 2 पार्ट में बट गई थी, वहाँ आप देखेंगे अटलांटिक में यहाँ पे ये 2 हिस्सों में बट जाती है क्यूबा में, वैसे ही यहाँ पे जापान के आइलैंड से ये 2 हिस्सों में बट जाती है, एक ऊपर से चली जाती है और एक नीचे से चली जाती है। हाँ, जो नीचे से जलधारा जाती है इसको हम कहते हैं कुरोशियो की जलधारा, ठीक, कुरोशियो की जलधारा। कुरोशियो की जलधारा कैसी है, गर्म या ठंडी, गर्म जलधारा है। आपके उस पे 29 नंबर पे, नोट्स में 29 नंबर पे है कुरोशियो की जलधारा। और जो ऊपर से जाती है यहाँ से, ये क्या है, ये है सुशीमा की जलधारा। ये गर्म है या ठंडी, ऑब्वियसली गर्म है, ठीक। तो ये है सुशीमा की जलधारा, आपके नोट्स में 28 नंबर पे है। कुरोशियो की जलधारा और सुशीमा की जलधारा, कुरोशियो की जलधारा और सुशीमा की जलधारा आगे जाके एक जगह मिल जाती है, और ऊपर की तरफ से आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम करके, ऊपर की तरफ से एक जलधारा आती है जो कि ठंडे पानी की जलधारा होती है। क्यों, क्योंकि वो आर्कटिक सर्कल की तरफ से आ रही है, और इसका यहाँ पे एक छोटा सा नाम है ओखोटस्क, ठीक, सी ऑफ ओखोटस्क, तो इसीलिए इसको ओखोटस्क की जलधारा या ओयाशियो की जलधारा भी कहते हैं, ओयाशियो की जलधारा, ठीक। अब मैंने जैसे बताया कि जो जलधारा दूर से आ रही है तो उसका प्रवाह ज्यादा होगा, और जो जलधारा कम जगह ट्रेवल करके आ रही है उसकी स्ट्रीम, उसकी स्पीड, उसकी पावर कम होगी। तो आप यहां देख रहे हैं कि पहले तो यहां पे गर्म का है, पहले तो यहां पे 2 जुड़ के मिल के बन रहा है, प्लस ये ज्यादा दूरी तय करके आ रही है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, और ये क्या करेगी, इस सारे ठंडे पानी के जल प्रवाह को गर्म कर देगी, और गर्म जलधारा यहां से आगे बढ़ेगी। जब गर्म जलधारा यहां से आगे बढ़ती है तो इस तरफ वापस आ जाते हैं, इधर निकलती है, ठीक। अब यहां से जो निकली जलधारा, इसको क्या नाम देंगे, यहां से खिसक के यहां तक आई, अब ये पैसिफिक का उत्तरी हिस्सा है, तो इसको कहेंगे उत्तरीय प्रशांत प्रवाह, ठीक, नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट। नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट 31 नंबर पे है आपके उस पे, ठीक, उत्तरीय प्रशांत प्रवाह 31 नंबर पे, नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट। अब यहां आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ अलास्का पड़ता है, ठीक, गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का में यह प्रवाह 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो यहां चला जाता है गल्फ ऑफ अलास्का में, और एक यहां से नीचे की तरफ घूम जाता है, ठीक। अब गल्फ ऑफ अलास्का में जो गया उसका क्या नाम हो जाएगा, अलास्का की जलधारा, ठीक। अलास्का की जलधारा कितने पे है, आपके 32 नंबर पे। अभी तक यह गर्म है, अलास्का की जलधारा बनने तक यह जल प्रवाह गर्म है, ठीक। पर अब वह इतनी दूर से आ रहा है और काफी सारे ठंडे महाद्वीपों से सटते हुए आ रहा है, तो अब यहां से जब इसने टर्न लिया तो अब ये ठंडा हो चुका है, ठीक। अब ये एक ठंडे पानी की जलधारा बन चुका है, ठीक। अब ये यहां से ऐसे नीचे आ जाएगा और देखिए वापस से इसी में मिल जाएगा, ठीक। अब ये ठंडा हो गया, पहले शुरू में गर्म था, फिर नीचे आते आते ठंडा हो गया। तो ये ठंडा वाला क्या है, ये है कैलिफोर्निया की जलधारा। और आपको पता है कि अगर ठंडे पानी का जल प्रवाह होता है तो क्या होता है, डेजर्ट और मरुस्थल बनाता है। क्योंकि ये पानी उतना ठंडा नहीं है तो मरुस्थल भी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मरुस्थल है। ये सैक्रामेंटो और कैलिफोर्निया वाला जो पार्ट है वो एक मरुस्थल है, ठीक। और इसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। तो इसके साथ आपके प्रशांत महासागर की सभी जलधाराएं खत्म होती हैं। आपने
सारी मुख्य जलधाराओं को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो शायद हम लोगों ने पहले कवर नहीं किया। जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है, ठीक, जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है अटलांटिक ओशन में, उसको हम ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। देखिए कहाँ से कहाँ गई है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से यहाँ गई है इधर, ठीक, गल्फ स्ट्रीम हमारी यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। इसको ब्लैंकेट ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी जलधारा जिसको हम लैब्राडोर की जलधारा के नाम से जानते हैं, वो इधर से इधर की तरफ आती है, ठीक। क्योंकि ये बहुत छोटा सा वो तय करके आ रही है, तो ये जलधारा का पावर और स्पीड बहुत कम होती है, और जो गल्फ स्ट्रीम है इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जो लैब्राडोर की जलधारा आ रही है उसको अपने साथ इधर की तरफ बहा ले जाता है, ठीक, और गरम जलधारा अपने और उसका स्वरूप बदल के गरम जलधारा कर देता है, ठीक। अगर यह गल्फ स्ट्रीम ना होती तो क्या होता? अगर ये ना होती तो क्या होता? यह सीधा आता, लैब्राडोर की जो जलधारा है वो सीधा आती इधर, ओके, इधर सीधा आती और यूरोप से टकराती। ये कौन सा हिस्सा है? ये यूरोप है, ठीक। यह यूरोप से टकराती, और यूरोप ऑलरेडी लंदन, पेरिस, फ्रांस, या अपने आप में ही बहुत ठंडे हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हैं, नॉर्दर्न पोल के पास हैं, तो ये अपने आप में बहुत ठंडे हैं, और ये जलधारा इनको और ज़्यादा ठंडा कर देती, पूरी तरीके से जमा देती। पर ऐसा हुआ नहीं, ये जलधारा यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। क्यों नहीं पहुँच पाई? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम ने इसका रास्ता बीच में ही घुमा दिया, ठीक। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप या यूरोप की कंबल भी कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग जो है एक बार प्रशांत महासागर के उसमें मैप में भी हम देखते हैं, हमने यहाँ पे एक मैप है प्रशांत महासागर का, ठीक, ये देखिए। अब एक्चुअली में हमारा प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, यह सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, ठीक। आप देख सकते हैं इतना बड़ा महासागर, इतना बड़ा महासागर है ये कि जितने हमारे सातों महाद्वीप, सातों कॉन्टिनेंट चाहें तो आपस में सट के इस ओशन के अंदर समा सकते हैं, इस महासागर के अंदर समा सकते हैं। और उसी के साथ इतनी जगह फिर भी बची रह जाएगी कि एक अफ्रीका जैसा देश एक और वहां पे समा जाए, अफ्रीका जैसा एक और देश इसमें समा जाए, इतना बड़ा महासागर है, ठीक। इसको हम लोगों ने नोट्स में भी देखा है, नोट्स में भी इसको देख लेते हैं आप, ठीक। नीचे आइए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने नोट किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ब्लैंकेट ऑफ यूरोप मैंने बता दिया, पैसिफिक ओशन 60,000 स्क्वायर माइल्स, 60,000 स्क्वायर माइल्स इसका टोटल सरफेस एरिया है। इतना बड़ा है कि सारे कॉन्टिनेंट्स फिट हो सकते हैं, और अफ्रीका जैसा एक और कॉन्टिनेंट फिट हो सकता है। इसमें 25,000 आइलैंड हैं पैसिफिक ओशन में, और ज़्यादातर जो आइलैंड हैं वो वॉल्केनिक हैं। वॉल्केनिक मतलब आप जिससे लावा निकलता है, इसको हम लोग वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं जिनमें से लावा निकलता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, चलिए मैं हिंदी वाले नोट्स में दिखाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक। और जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, द मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच को कहते हैं कि ये विश्व का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है, प्रशांत महासागर में ही है। तो इसी के साथ हमारा सारी मुख्य जलधाराओं का टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इसी तरह हमसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।